बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कायिक विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो वह ऐसी विभिन्नता जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नता का कारण उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वो जलवायु और वातावरण से उत्पन्न होती है, उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। तो सीधे ऐसे कर सकते हैं कि वैसी विभिन्नता जो जलवायु और वातावरण से उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नता कहते हैं। समझ में आया। और जबकि आनुवांशिक विभिन्नता किसे कहते हैं, तो गुणसूत्र और जीन में होने वाली विभिन्नता के कारण, है ना, जो विभिन्नताएँ उत्पन्न होती है उसे हम आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। तो कायिक विभिन्नता जो होता है वो जलवायु और वातावरण में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जबकि आनुवांशिक विभिन्नता गुणसूत्र या जीन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है। जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये दोनों क्वेश्चन। जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण है आनुवांशिक विभिन्नता। कौन सा विभिन्नता, आनुवांशिक विभिन्नता। आनुवांशिक विभिन्नता के कारण ही जीवों में उत्परिवर्तन होता है, बदलाव आता है। यह अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है। जीवों में उत्परिवर्तन जो होता है किस समय होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है, जिससे नई जाति का विकास होता है, जिससे नई जाति का विकास होता है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है कि जैव विकास किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर उसमें होने वाले क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव की उत्पत्ति, मतलब जीव कैसे बना है, इनके पूर्वज कौन थे, समय समय पर उनमें क्या क्या परिवर्तन आया है, इन सब का अध्ययन जो किया जाएगा उसे हम जैव विकास कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, जैव विकास जो होता है जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों की उत्पत्ति, उसके पूर्वजों के इतिहास के बारे में तथा लगातार समय समय पर उनमें होने वाले क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जैव विकास के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। ठीक है। तो मनुष्य में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है, जिसे हम ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो भिन्न आकार का होता है, अलग आकार का होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक क्रोमोसोम लंबा होता है, छड़ के आकार का होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटा आकार का होता है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं, पर मादा में वाई क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। उसके स्थान पर एक और एक्स क्रोमोसोम होता है, अर्थात मादा में दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक्स और वाई दोनों मिल करके लिंग निर्धारित करता है, अर्थात एक्स वाई किस में पाया जाता है, पुरुष में। तो लिंग निर्धारण में भूमिका किसका है, पुरुष का ही है। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्र के बारे में पूछेगा तो आप इतना तो लिख सकते हैं कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं। 22 जोड़े जो गुणसूत्र एक तरह के होते हैं, समान होते हैं, उसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा क्या होता है, अलग होता है, जिसे हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा और छड़ की तरह का होता है, देख लीजिए, पूछा जाए कौन क्रोमोसोम लंबा और छड़ की तरह होता है, तो एक्स। जबकि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, बहुत छोटा होता है एक्स की तुलना में। ठीक है। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं, नर में दोनों लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं, है ना। शिशु का लिंग निर्धारण जो करता है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। सेकेंड इसका क्वेश्चन है कि हम अपने माता पिता के समान होते हैं कैसे। तो आनुवंशिक गुणों के कारण। ठीक है। तो प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतान में संचरित होते रहते हैं। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। तो वही होगा कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। तो हर एक जीव में या प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते जाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उपार्जित लक्षण क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उपार्जित लक्षण, है ना, लैमार्क ने दिया था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था लैमार्क। इनके एक पुस्तक है जिसका नाम है फिलोसोफिया जूलॉजिक। फिलोसोफिया जूलॉजिक पूछा जाएगा, फिलोसोफिया जूलॉजिक के लेखक कौन है, मतलब तो लैमार्क, है ना, इसको याद रखिएगा। लैमार्क ने जो सिद्धांत दिया था उसको उपार्जित लक्षण का वंशानुगत सिद्धांत कहते हैं या लैमार्कवाद वही कहते हैं, जाति, समझे। तो इसमें लिखा हुआ है कि उपार्जित लक्षण क्या है। तब पर्यावरण वातावरण के कारण या परिवर्तित बदलते हुए वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा या कम होते रहता है। जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे ह्रास हो जाते हैं। वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होता है उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा जिसका हम ज़्यादा उपयोग करते हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाता है, जिसका इस्तेमाल कम करते हैं वो कम विकसित हो जाता है। मान लीजिए उसका इस्तेमाल हम छोड़िए दे, उपयोग न करें, तो कुछ समय के बाद ऐसा आएगा कि वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो पर्यावरण का वातावरण का सीधा प्रभाव जब अंगों पर, है ना,
जब वातावरण का सीधा प्रभाव अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जंतु के शरीर में जो परिवर्तन आएगा उसे हम उपार्जित लक्षण कहेंगे। उपार्जित लक्षण का जो नियम दिया था लैमार्क ने दिया था, याद रखिएगा। लैमार्क साहब फ्रांस के थे और इनका पुस्तक का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक चार्ल्स डार्विन है ना। तो उपार्जित लक्षण क्या होता है कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण या वातावरण परिवर्तन के कारण जीवों के अंग का कुछ ऐसा भाग है या शरीर का कुछ ऐसा भाग है ना, जिसका उपयोग कम या ज़्यादा होता है। तो जिस अंगों का उपयोग अधिक करते हैं वो अधिक विकसित होते चले जाता है, और जिसका उपयोग नहीं करते वो धीरे धीरे ह्रास हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। अब वातावरण का प्रभाव जब ऐसे अंगों पर होता है जिससे शरीर के अंग में परिवर्तन होते हैं उसे हम उपार्जित लक्षण के नाम से जानते हैं। फिर क्वेश्चन है आगे कि डार्विनवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। डार्विन, चार्ल्स डार्विन है ना, इनका पुस्तक का क्या नाम है, तो इनके पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। इनके 3 घटक, डार्विनवाद में 3 घटक को जोड़ा गया है, ठीक है। कहा गया है कि डार्विनवाद एकदम सिंपल सा है, इसको ऐसे समझिए ना कि इनका कहना है कि प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता है, मतलब अपना संख्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर भोजन और आवास तो नियत है, ज़्यादा तो है नहीं, है ना। अतः जीवों को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए यहाँ पर आपस में क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझ ना लीजिए, हिरन और शेर को देख लीजिए। तो हिरन को बचने के लिए मतलब क्या होता है, शेर से भाग करके ही रहना पड़ता है ना। तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है ना। तो वही है डार्विनवाद का नियम। डार्विनवाद में बताया गया कि प्रत्येक जीव में प्रजनन करने की असीम क्षमता है। असीम मतलब बहुत क्षमता है। प्रत्येक जीव में जनन करने की बहुत क्षमता है, पर पृथ्वी पर भोजन और आवास नियत है। अतः जीवों में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए आपस में क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसी को हम डार्विनवाद के नियम के अनुसार जानते हैं। एक क्वेश्चन और भी है कि आणविक जाति वृत्त क्या है ना। तो मनुष्य और उसके पूर्वजों की खोज के लिए हम डीएनए का अध्ययन करते हैं। किसका, डीएनए का, कि डीएनए में कितना परिवर्तन हुआ है। डीएनए में परिवर्तन का अर्थ होता है कि प्रोटीन अनुक्रम में परिवर्तन कितना हुआ, प्रोटीन का चेंजिंग कितना हुआ, ठीक है। तो डीएनए के अनुक्रम की तुलना अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जाति वृद्धि कहलाता है ना। तो डीएनए के परिवर्तन के आधार पर, सुनिए, आणविक जातिवृत्ति किसे कहते हैं, एकदम सिंपली समझिए। तो डीएनए के परिवर्तन के आधार पर किसी जीव के पूर्वज की खोज करना ही आणविक जातिवृत्ति कहलाता है। समझ गए। डीएनए के परिवर्तन के आधार पर उसके जीव के पूर्वज के बारे में, कि उसका जीव पहले कौन था नहीं था और उसका पूर्वज कौन था नहीं था, इसके बारे में पता लगाना ही क्या कहलाता है, आणविक जातिवृत्ति कहलाता है, ठीक है। जाति उद्भव से आप क्या समझते हैं। तो नए प्रजाति का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। और जाति उद्भव में मुख्य रूप से आपका लैंगिक जनन करने वाले जीव में, है ना, अंतः प्रजनन, आनुवांशिक विचलन और प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जाति उद्भव होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जाति उद्भव किसे कहते हैं, तो नए प्रजाति का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, जाति उद्भव कहलाता है। और यह लैंगिक जनन करने वाले जीव में अंतः प्रजनन, आनुवांशिक विचलन और प्राकृतिक चुनाव के द्वारा उद्भव होता है। जाति का उद्भव जो होता है किसके कारण होता है, तो अंतः प्रजनन, आनुवांशिक विचलन और प्राकृतिक चुनाव के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि विभिन्नता किसे कहते हैं, है ना। और जननिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता। जननिक मतलब होगा आनुवांशिक विभिन्नता और कायिक विभिन्नता, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। तो विभिन्नता किसे कहते हैं, तो जीवों के ऐसे गुण जो अपने जनक से उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है ना। अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों से उसके गुण को क्या कर देता है, अलग करता है, उसे हम विभिन्नता कहते हैं। जीवों का ऐसा गुण जो उसके अपने जनकों या अपने जाति के अन्य सदस्य से अलग दिखाता है, उसे हम विभिन्नता कहते हैं। इसके आधार पर जननिक विभिन्नता जो होता है इसको आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। तो जनन कोशिका में होने वाले परिवर्तन के कारण, जनन कोशिका मतलब आनुवांशिक गुण या जीन में होने वाले परिवर्तन के कारण जो विभिन्नताएं दिखाई देती है उसे हम जननिक विभिन्नता कहते हैं, है ना। ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती रहती है, ठीक है। तो कौन सा वंशागत होता है, तो जननिक विभिन्नताएं या आनुवांशिक विभिन्नताएं, ठीक है। अब ऐसी विभिन्नता जो गुणसूत्र या जीने के विभिन्न परिवर्तन के कारण नहीं होता है, बल्कि जलवायु और वातावरण के प्रभाव के कारण परिवर्तन होता है। उपलब्ध भोजन के प्रकार के कारण चेंजिंग आता है, इसको हम कायिक विभिन्नता कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक विभिन्नता कहते हैं। जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता का संचयन जीन की प्रतिलिपि से बनती है, ठीक है। आनुवंशिक गुण का संचयन जो करने वाला था वो जीन होता है। फिर क्वेश्चन सुन लीजिए कि हमसे पूछा है कि विभिन्नता किसे कहते हैं, तो जीवों का वह गुण जो उसके अपने जनक या अपने ही जाति के अन्य सदस्य से अलग करता है उसे हम विभिन्नता कहते हैं। पहला है जननिक विभिन्नता। जननिक विषमता किसको कहते हैं, विभिन्नता किसको कहते हैं, इसको तो जीवों में जनन कोशिका में होने वाले परिवर्तन के कारण या गुणसूत्र में या डीएनए में परिवर्तन के कारण जो विभिन्नताएं दिखाई देती है उसे हम आनुवांशिक विभिन्नता या जननिक विभिन्नता कहते हैं। यह विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, एक वंशागत होती रहती है। लेकिन वैसी विभिन्नता जो जलवायु और वातावरण के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है उसे हम कायिक विभिन्नता कहते हैं। समझें।
बस इस चीज़ को याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।